तो गाइज एटर्नल्स मूवी में एटर्नल्स, सेलेस्टियल्स और डेन विटमैन को देखने के बाद ऑडियंस के मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि बहुत सी सिविलाइजेशंस को सेलेस्टियल्स ने बनाया, पर सेलेस्टियल्स को किसने बनाया। तो आप मेरी सेलेस्टियल्स की ओरिजिन स्टोरी की वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि डेन ब्लैक नाइट कैसे बनेगा, इबोनी ब्लेड किसने बनाई और वो डेन को कैसे मिली। तो आप मेरी ब्लैक नाइट्स इबोनी ब्लेड ओरिजिन वीडियो को देख सकते हैं। दोनों ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और इसे आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, जिसके बाद एक बेसिक नॉलेज आप लोगों को हो जाएगा। तो मैं हूं कमल और आज क्वेश्चन आंसर्ड के फर्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे एटर्नल्स म्यूटेंट्स और इनह्यूमंस से अलग हैं, क्या ब्लैक नाइट थॉर को हरा सकता है, एंड लास्ट महेरशाला अली का कैरेक्टर ब्लेड और डेन एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कैसे एटर्नल्स म्यूटेंट्स और इनह्यूमंस से अलग हैं, या ये कहें कि क्या एटर्नल्स म्यूटेंट्स और इनह्यूमंस से ज़्यादा पावरफुल हैं। तो मार्वल कॉमिक्स में बहुत से कैरेक्टर्स सुपर पावर्स रखने वाले रेसेस को बिलोंग करते हैं, जैसे म्यूटेंट्स और इनह्यूमंस, जो कि एक या दो एबिलिटीज रखते हैं जो उन्हें बाकी सभी से अलग करता है। लेकिन अब बात करें एटर्नल्स की, तो वो कॉस्मिक एनर्जी से बने हैं और कॉस्मिक एनर्जी ही उन्हें ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा यूनिक बनाती है। अब देखा जाए तो म्यूटेंट्स और इनह्यूमंस दोनों ही स्पेसिफिक एबिलिटीज़ रखते हैं जो उन्हें स्पेशल बनाती है, पर एटर्नल्स को पावर कॉस्मिक एनर्जी से मिलती है, इसीलिए वो म्यूटेंट्स और इनह्यूमंस से ज़्यादा पावरफुल हैं। हर एटर्नल्स के पास सभी कॉस्मिक एबिलिटीज़ होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि सभी सेम हैं। एटर्नल्स का कंट्रोल उनके जिस एबिलिटी पर ज़्यादा होगा, उस एबिलिटी के लिए वो अपने कॉस्मिक एनर्जी का यूज़ करते हैं। एटर्नल्स खुद चूज़ करते हैं कि उन्हें इस एनर्जी का यूज़ अपने किस पावर के लिए करना है, और ट्रेनिंग से वो उस पावर में बाकियों से सुपीरियर हो जाते हैं। हाँ, पर उन पावर्स को इम्प्रूव करने में टाइम लगता है, लेकिन ये एटर्नल्स अभी तक हज़ारों साल जी चुके हैं, तो टाइम की तो उन्हें कोई कमी नहीं है। और एटर्नल्स मूवी के एटर्नल्स इसी के परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। तो आगे बात करें एटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो हमें आवाज़ आई, वो कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि महेरशाला अली के कैरेक्टर एरिक ब्रूक्स की है, यानी कि ब्लेड की है, जो एक वैम्पायर हंटर है। तो क्वेश्चन बनता है कि ब्लेड और डेन विटमैन एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। तो दोनों ही सुपर नेचुरल पावर्स रखते हैं। ब्लेड यानी एरिक ब्रूक्स को जन्म से मिला और डेन को इबोनी ब्लेड से मिला। तो यहाँ ये थ्योरी बन सकती है कि दोनों ही मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स डॉक्टर स्ट्रेंज के कहने पर एक साथ आए हों, क्योंकि सॉर्सरर सुप्रीम को मदद की ज़रूरत होगी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के लिए। पर इसके अलावा MCU में शायद जल्दी MI13 की भी एंट्री हो सकती है। ये एक सीक्रेट ब्रिटिश एजेंसी है जो कि पैरानॉर्मल थ्रेट्स से निपटने का काम करती है। तो ब्लैक नाइट और ब्लेड दोनों ही MI13 ग्रुप का हिस्सा रह चुके हैं, जिसको लीड कैप्टन ब्रिटेन ने किया था। तो ऐसा कहा जा सकता है कि एटर्नल्स मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन एक हिंट हो सकता है MCU में एक नई टीम के फॉर्मेशन का। तो अगला क्वेश्चन ये है कि क्या ब्लैक नाइट थॉर को हरा सकता है। तो इस क्वेश्चन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों ही मार्वल कॉमिक्स के मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स में से एक हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मूवीज़ के बेस पे अगर पावर लेवल चेक किया जाए तो थॉर MCU के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में आता है, पर ब्लैक नाइट की तो अभी एंट्री भी नहीं हुई है। और जिसे हमने एटर्नल्स मूवी में देखा वो था डेन विटमैन, जिसकी बोनी ब्लेड उठाने से भी फट रही है। हाँ, पर अगर कॉमिक्स के बेस पे चेक किया जाए तो कॉमिक्स में एक ऐसा मोमेंट आया था जहाँ एंशिएंट कैमलॉट के फ्लैशबैक के दिनों को दिखाया गया था, जहाँ यंग थॉर अपने साथियों के साथ कैमलॉट पर हमला करने आया था, जहाँ ब्लैक नाइट डिफेंस में खड़ा था। और उस समय यंग थॉर बहुत ही ज़्यादा घमंडी था। उसने ब्लैक नाइट को ताना मारा और ब्लैक नाइट से लड़ने के बजाय उसका मजाक उड़ाया, जिसके बाद उस समय के ब्लैक नाइट सर पर्सी ऑफ स्कैंडिया को गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद थॉर और ब्लैक नाइट के बीच लड़ाई शुरू होती है, जिसमें सर पर्सी के गुस्से ने इबोनी ब्लेड को और पावरफुल बना दिया। जिसके बाद ब्लैक नाइट ने इबोनी ब्लेड से एक पावर ब्लास्ट किया, जिस ब्लास्ट से थॉर इंजर्ड होकर बेहोश हो गया। तो इसका मतलब ये है कि थॉर इस लड़ाई में ब्लैक नाइट से हार गया। जिसके बाद जादूगर मर्लिन के क्रो ने थॉर की इस मेमोरी को मिटा दिया। तो अब ये कहा जा सकता है कि ब्लैक नाइट थॉर को हरा सकता है। लेकिन अब देखा जाए तो सर पर्सी के ब्लैक नाइट की टक्कर यंग थॉर से हुई थी, जिसे अपने पावर लेवल का अंदाज़ा भी नहीं था। तो थॉर और ब्लैक नाइट के बीच की फाइट में जीतेगा कौन, ये बताना बहुत मुश्किल है। पर अगर MCU में हमें थॉर वर्सेस ब्लैक नाइट देखने को मिला तो मज़ा बहुत आएगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके हिसाब से थॉर और ब्लैक नाइट की फाइट में कौन जीतेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए
और इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और देखते रहिए दी सुपर वर्ल्ड एंड आई विल बी बैक।